हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट एशिया के बारे में, पश्चिमी एशिया के बारे में। पश्चिमी एशिया में बहुत सारे देश हैं, जैसे ईरान है, इजराइल है, तुर्की है, सऊदी अरबिया है, इवन आपको दिखाई देगा लेबनान है, या इवन जो है सीरिया आपको दिखाई दे देगा, है ना। लेकिन खासकर हम लोग जो बात करने वाले हैं ईरान से संदर्भ में, ईरान के संदर्भ में बात करने वाले हैं। ईरान की सीमा की बात किया जाए तो ईरान की सीमा जो है तुर्की से भी लगती है, आपको पता है फारस की खाड़ी से भी लगती है, उधर कैस्पियन सी से भी लगता है, अफगानिस्तान से भी लगता है। ईरान का सीमा साझा ये सारे देशों से होती है ना। तो किन किन देशों से सीमा साझा करता है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगा कि यह ईरान में जो युद्ध चल रहा था, जिसके सूत्रधार जो है डोनाल्ड ट्रंप थे, और ख़ासकर आप कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान का जो मतभेद था पिछले कई समय से चल रहा था, उसके बीच में अमेरिका के द्वारा 2025 में जो बमबारी किया गया उसके परमाणु संयंत्रों पे, उसके बाद से धीरे धीरे मामला सुलगता चला गया। अमेरिका का तो ये प्रयास था, उसे लग रहा था कि वह पूरा का पूरा ईरान पे कब्जा कर लेगा और ईरान को पूरा पूरा हड़प लेगा। किस तरह से, जैसे उसको जो है एक अचीवमेंट मिली, एक जीत मिली वेनेजुएला पे। ओपेक कंट्री का एक देश है वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट का देश है, और वहाँ के राष्ट्रपति को जैसे ही उसने किडनैप करवाया, वो समझ लिया कि मैं तो विश्व का विजेता बन गया, और जो है हिटलर का बाप निकल गया, नेपोलियन का बाप निकल गया, है ना। तो वो समझा कि उधर वेनेजुएला को कब्जा कर लिया हूँ, इधर ईरान को जैसे कहूँगा वैसे करेगा। उस पर रिस्ट्रिक्शन पहले से भी लगाया था और रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था, परमाणु षड्यंत्र से रिलेटेड यूरेनियम का प्रयोग ना करे। हालांकि यूरेनियम के मामले में बात अगर बताऊं तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा अगर भंडार जो है यूरेनियम का, तो वो आपको दिखाई देगा कि ऑस्ट्रेलिया में है, और उत्पादन जो है करता वह है कजाकिस्तान। लेकिन इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, बशर्ते यह अमेरिका यह चाह रहा था कि ईरान जो है परमाणु बम न बनाए। वो अलग बात है कि अमेरिका के पास सभी परमाणु संयंत्र हैं, लेकिन अगला देश न बनाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आसपास के देशों के लिए वो खतरा बन सकता है, यह अमेरिका का कहना था। लेकिन वास्तविक अंतर जो चीज़ें हैं या आंतरिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर आप बात करें तो यह अलग ही कुछ रायता पकड़ रहा था, या अलग ही रायता फैल रहा था। वह ऐसा चीज़ था कि वह चाह रहा था कि जैसे मैंने वेनेजुएला को डिफीट किया, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ईरान में भी मैं चीज़ें करूँगा। यह मैं बात इसलिए कह रहा हूँ आज के डेट में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे यह युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ, उससे पहले ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे थे, बड़े बड़े प्रोटेस्टर्स थे, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। प्रोटेस्टर जितने भी थे उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ज्यादती भी की गई थी, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा यूएसए ने एक राग अलापा था कि जो प्रोटेस्टर हैं अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हम साथ हैं, हम आशा करते हैं कि अलग देश एक बनाएंगे, अलग सत्ता होगी, ये सारी चीज़ें। अर्थात कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो मैसेज देना चाहता था कि हम ईरान पे कब्जा करेंगे आने वाले समय में, जैसे वेनेजुएला पे किया था। और उसी के वह मतलब इंटेंशन से क्या किया, वह इजराइल के साथ युद्ध में जो है मतलब जुड़ गया, और ईरान के ऊपर वह बमबारी करना शुरू कर दिया, ईरान को तहस नहस कर दिया, वहाँ के मेन लीडर को मार दिया वहाँ पे, है ना। अब ईरान भी उसके जवाबी कार्रवाई में जो है आपने देखा कि अलग अलग जगहों पे जो यूएस बेस था, जैसे यूएई हो गया, या कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, तुर्की हो गया, इन सभी बेसों पे लगातार अभी तक हमला किया जब तक कि वह वहाँ तक कर सकता था। और उसके बाद से उसके पास एक सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ईरान के पास, जो हॉर्मुज स्टेट है उसको बंद कर देना। अब हॉर्मुज स्टेट बंद कर देने से कैसे डिप्लोमेसी का उपयोग करके जो अपने आप को राजा बन रहा था, जो ऐसा कह रहा था बार बार अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप था कि बिल्कुल हम जो है ईरान को नीचे गिरा दिए हैं, ईरान हमसे भीख मांग रहा है, ईरान ये कह रहा है वो कह रहा है। और हर एक दिन आप देखेंगे कि कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन, जब से युद्ध चल रहा है तब से दिन में 2 बार 3 बार उसके जो वक्तव्य हैं वो ना बदलते हों, ना आते हों। वो अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान के मद्देनज़र वह जो है शांति समझौता के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन शांति समझौता करने के लिए वह उसमें भी उसकी अकड़ थी कि नहीं, शांति समझौता भी अगर हो जाएगा तो विश्व में हम दिखाना चाहेंगे कि नहीं मैं ही सबका बाप हूँ। लेकिन ईरान कहा कि नहीं, मैं तो तुमको बाप रहने दूंगा नहीं। तो उसने भी हॉर्मुज स्टेट जो है खोलने से मना कर दिया, और अनाधुन उसके बदले में ही उसके जितने जहाज जो थे उसको वहीं पे ठोक डाला। अब उसका मतलब सटासटी कर दिया। अब उसके बाद से आपको दिखाई देगा कि जो हॉर्मुज स्टेट है वो महत्वपूर्ण इतना क्यों है।
क्योंकि यह पूरे यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं या इवन अपना इंडिया भी जो है इस यहाँ पर भी कंसर्न बना हुआ है। इसके कई कारण हैं, कई मायने हैं। जैसे भारत के निर्यात भी बाधित हो रहे हैं, वहाँ से रेमिटेंस जो आ रहे हैं वहाँ पर भी वो भी कंसर्न बना हुआ है। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ है वह है ईंधन से रिलेटेड, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, इससे रिलेटेड। उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है अगर कंसर्न है तो पेट्रोलियम के अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंसर्न किसका है? गैस सिलेंडर का है, एलपीजी का है। और एलपीजी के बारे में कहीं छुपाने कहने कहाने की कोई बात नहीं है, आप सभी को पता है कि क्या स्थिति है। वो अलग चीज़ है कि दिखावा नहीं करना है, दिखाना नहीं जाना है, लेकिन किसी तरह कंट्रोल करके सब लोग चला रहे हैं, चल रहा है किसी तरह, लेकिन क्या स्थिति है सभी को पता है। तो अगर बना रहा, ऐसा चलता रहा, तो अभी प्रेजेंट में अगर युद्ध बंद हो रहा है तो कम से कम 5 माह 6 माह जो है वो कन्वर्ट होने में या वहाँ से हटने में या मुख्य रूप से जो सारी चीज़ें हैं उसको लगने में लगेगा समय। लेकिन यह युद्ध तो समाप्त होने के नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरा चीज़, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान तैयार नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि भारत के भी बहुत सारी जहाज़ें इसमें फंसी हुई हैं, यूरोपियन जहाज़ें भी बहुत सारी फंसी हुई हैं। और इसके चलते दुनिया में एक न एक तरह से आप कह सकते हैं कि तेल का संकट या ईंधन का संकट जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके मद्देनजर आपको यह दिखाई देगा कि आने वाले समय में कहीं न कहीं यह मुद्रास्फीति का कारण भी बनेगा। यानी सबसे ज़्यादा जैसे 2020-21 में आपने देखा, 19-20 में सॉरी, जो 2019-20 में जो कोविड-19 आया हुआ था, जिसके कारण जो है मुद्रास्फीति बहुत हाई लेवल की बढ़ गई थी, उसके कारण राजकोषीय घाटा भी बढ़ा था। ठीक वैसी परिस्थितियां भी हो सकता है क्रिएट हो जाए अगर यह युद्ध न रुके तो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कुछ समय पहले, हालांकि भारत के बहुत सारे पोर्ट आए भी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा यूएस के प्रेसिडेंट का जो ट्वीट था उसमें उसके द्वारा बताया जा रहा था कि अब हम हॉर्मुज़ पे जो है हम नहीं लड़ेंगे, हमको नहीं मतलब है, हम पूरे विश्व के देशों को छूट देना चाह रहे हैं कि जिसको भी कब्जा करना है वह जाके लड़े और कब्जा कर ले। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अगर आपको इनडायरेक्टली रूप से आप देखना चाहें तो आपको ये दिखाई देगा कि अमेरिका वहाँ पे अकेले पड़ गया है। और नाटो से तो उसने बहुत भरपूर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन नाटो ने उसका मदद करना सीधे इनकार कर दिया। उसका भी कारण था, लाजमी था कि इनकार कर सकता है ना, कई कारण है उसके पड़ोसी मुल्क, उसके पड़ोसी देशों ने भी, उनके साथियों ने भी मना कर दिया। उसकी रवैया ही, उसकी शुरुआती पॉलिसी ही ऐसी रही है जिसके कारण उसको ये दिन देखना पड़ा। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिका वहाँ पे अकेला पड़ गया है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें, यह अपना जो है जैसे सियार जो होता है अलग अलग रंगों में जाके नीले ड्रम में गिर गया, नील के ड्रम में और नीला हो गया, उसके बाद से कहा कि नहीं नहीं मैं जो है तुम्हारे प्रजाति का हूँ, और धीरे से भग लिया। ठीक वो ऐसा कुछ करना चाह रहा था कि किसी तरह भी जो बची कुछ इज्जत है वो बच जाए, किसी तरह मैं भगूँ वहाँ से, क्योंकि वहाँ के अमेरिका की जो सोल्जर्स हैं उनकी पिटाई तो अलग ही चल रही है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जो हाल है वो बिल्कुल बदतर है। कोई वहाँ पे स्थिति सुधरने की नाम नहीं ले रही है। अब इस स्थिति में जो यूरोपीय देश हैं उनके ऊपर भी संकट मंडरा रहा है, उनके ऊपर भी ये कंसर्न है, उनके ऊपर भी ये चिंताएं हैं, और भारत के लिए भी है ही है। तो भारत को भी क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है इनिशिएटिव के लिए। एक यूके इसमें लीड कर रहा है। कौन सा इनिशिएटिव है? क्या युद्ध के लिए इनिशिएटिव किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है, यह युद्ध के लिए इनिशिएटिव नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो ईंधन संकट है, जो ऊर्जा संकट है, इस ऊर्जा संकट से कैसे निपटा जाए और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को किस तरह से, किस डिप्लोमेसी का प्रयोग करके, किस कूटनीति का प्रयोग करके इसको खुलवाया जाए, ताकि जो वैश्विक लेवल पे ऊर्जा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है उस ऊर्जा संकट से हटा जाए या ऊर्जा संकट को टाला जा सकता है। तो उसके लिए यह मीटिंग चल रही है, जिसको लीड कर रहा है यूके के द्वारा लीड किया जा रहा है ना। और भारत भी इसमें इनवाइट किया गया है, भारत को भी, फ्रांस भी है इसमें, जर्मनी भी है, बहुत सारी ऐसे देश हैं जो इसमें मुख्य रूप से पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, है ना। इसमें भारत के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। तो कारण क्या है? अच्छा, ये भी बात नहीं है कि ईरान ऐसा नहीं कह रहा है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है, वह बार बार वो भी कह रहा है कि हमको तो भाई सुरक्षा चाहिए। और लाजमी सी बात है कि ट्रंप के बातों पे भरोसा कौन करे। आज तो वो कह रहा है, अब समझौता के नाम पे वो आज समझौता सुबह कह रहा है और 12 बजे जो है ट्वीट कर दिया कि नहीं, वह गिड़गिड़ा रहा है, उसकी हालत ख़राब हो गई है और वो हम उस ईरान को उतने लेवल तक बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर दिए हैं। तो कल के डेट में अगर बाय द वे समझौता हो जाए तो क्या पता उसके सिक्योरिटी कंसर्न, उसको जैसे अंदर से जो प्रतिशोध की जो ज्वाला है वह किसी तरह रोका हुआ है और जैसे ईरान शांत हो वैसे उस पर फोड़ दे।
तो कल के डेट में कौन सिक्योरिटी लेगा? तो ईरान का भी कहना यहाँ पे सही है। तो किस कूटनीति का प्रयोग किया जाए, इसके लिए यह एक तरह से बैठक बुलाई जा रही है। अब हॉर्मुज जल संधि के बारे में आपको पता है कि यह मुख्य रूप से क्या करता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, और एक तरह से आपको ये भी दिखाई देगा कि ओमान को ईरान से अलग करने का भी काम करता है। तो अरब सागर से जितने भी शिप्स जाते हैं फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी से रिलेटेड जो गल्फ काउंसिल है उससे रिलेटेड जितने भी कंट्री हैं जो कि ईंधन का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, और साथ ही साथ जो है जो एलपीजी है उसका उत्पादन करते हैं, ये सभी जो है वहाँ से निकल के, हार्मुज स्टेट से निकल के और यूरोप में जो है रेड सी के माध्यम से जाते हैं। इंडिया भी उसी हार्मुज स्टेट से होकर डायरेक्ट इंडिया में भी आता है। तो यह कंसर्न बना हुआ है जिसके लिए यह सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसके बारे में मैं पहले शुरू में ही बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। यह हार्मुज स्टेट आपको पता होगा, यह हार्मुज स्टेट मुख्य रूप से यह लोकेशन है इसका, जो मुख्य रूप से कार्य क्या करता है, यह ओमान को ईरान से अलग करेगा, और यह मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा कि ओमान को या ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने का काम करेगा। अब रही बात ईरान की लोकेशन, तो ईरान जो है पाकिस्तान से भी सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान से भी करता है, तुर्कमेनिस्तान से भी, इधर कैस्पियन सी से, इधर अजरबैजान से भी करता है, और इधर आर्मेनिया से भी, तुर्की से भी, इराक से भी, मैक्सिमम देशों से सीमा साझा करते हुए आपको दिखाई दे देगा। तो मैप में भी, मैप बेस्ड क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है ईरान किन किन देशों से सीमा साझा करता है। हालांकि ये सीरिया से सीमा साझा नहीं करता है, लेबनान से सीमा साझा नहीं करता है, और सीरिया लेबनान ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। इवन पीवाईक्यू में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है कि कौन कौन भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं। हो सकता है अगली बार कैस्पियन सी और फारस की खाड़ी से पूछ ले कि कौन कौन फारस की खाड़ी से सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा कि फारस की खाड़ी से जो सीमा साझा करने वाले देश हैं उसमें इराक का नाम है, ईरान का नाम है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है और कुवैत है। ये देश जो है मुख्य रूप से सीमा साझा करते हैं फारस की खाड़ी से। यह स्टेट है, आपको पता है कि यूरोप में जाता है, यहाँ से ईंधन ऊर्जा इधर भारत आता है, ठीक ना। तो लगभग व्यापार जो है 50 से 60% व्यापार इसी रास्ते से होता है। और भारत के लिए तो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि IMEC के लिए भी यह एक तरह से कॉरिडोर है, और ICTC के लिए भी यह एक तरह से कॉरिडोर का काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसी के जवाब में यूनाइटेड किंगडम ने डिप्लोमेसी का नेतृत्व संभाला है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है किर स्टारमर जो है हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर चर्चा करने के लिए 35 देशों के साथ एक आभासी बैठक बुलाई है। तो युद्ध के लिए नहीं बल्कि कैसे डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है कि हार्मुज स्ट्रेट को खोला जाए, इसके लिए यह मुख्य रूप से प्रावधान किया जा रहा है। तो इस वार्ता में लगभग 37 से 60 देश भागीदार ले रहे हैं, जिसमें भारत भी ले रहा है भाग, और भारत को इन्वाइट भी किया गया है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएई ये भी देश जो है आपको दिखाई देंगे साझा करते हुए इस बैठक को। ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईंधन से इम्पॉर्टेंट है। भारतीय जहाजरानी व्यापार में आपने देखा होगा जैसे LPG, LNG हो गया या अन्य माल ले जा रहे भारतीय ध्वज वाले कई जहाज़ों को इस जल डमरू में प्रतिबंधित आवागमन से परेशानी हुई है पिछले कई दिनों में। विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो कुछ भारतीय जहाज़ जो है सक्सेसफुली पार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जहाज़ जो है उसमें फंसे हुए हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न है। आर्थिक में भी गड़बड़ी हो सकती है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा जो है इस पर भार बढ़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।